हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम माय चैनल। प्यारे बच्चों, हमारा जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण है, एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक है ना। और इस चैप्टर से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें पहला हमारा जो टॉपिक्स है अम्ल, क्या रहेगा? अम्ल। तो अम्ल का परिभाषा आप जरूर लिखिएगा और इसके बारे में हम बता रहे हैं कि अम्ल क्या होता है, ठीक है ना। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। तो अम्ल का स्वाद क्या होता है बाबू? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जलीय विलयन में, कहा, जलीय विलयन में घोलने पर क्या प्राप्त हो? हाइड्रोजन धन आयन। क्या हो? हाइड्रोजन धन आयन बनाता हो तो उसे हम अम्लीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अम्लीय। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन धन आयन बनाते हैं और जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अम्ल कहते हैं। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल यहाँ है, मैंने लिया, क्या हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में? HCl। क्या ले ले? HCl। HCl को हम क्या बोलते हैं? इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हमारा HCl एक प्रकार का एसिड है। क्या है लाला? एसिड है। अगर इसको जल में घोल दें, क्या कर दे लाला? खुश रहो। जल में यदि घोल देंगे तो ये क्या देगा? हाइड्रोजन धन आयन प्लस क्लोरीन ऋण आयन, है ना। तो ये ध्यान देना कि जब आप अम्ल को जल में घोलते हो तो हाइड्रोजन धन आयन देता है। तो परिभाषा यहां से क्लियर हो गया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन धन आयन बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अम्लीय पदार्थ या अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया नंबर। दूसरा एग्जांपल अगर ले ले हम, जैसे H2SO4 ले ले। क्या ले ले बाबू? H2SO4। अगर H2SO4 को हमने क्या किया? जल में जलीय विलयन में घोल दिया। जलीय विलयन में क्या कर दिया? घोल दिया। तो ये क्या प्राप्त होगा हमको? हाइड्रोजन धन आयन प्लस SO4 पे रेड आयन होगा। क्या होगा? रेड आयन। अब इसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह एक कंडीशन और है जो हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये किसका प्रतीक है? उत्क्रमणीय अपक्रिया। कौन सा? उत्क्रमणीय। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर जल में घोलोगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन प्राप्त होगा, और इन दोनों का रिएक्शन जब करा दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हम पिछले वाले चैप्टर में सीख चुके हैं हम लोग। अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा और जलीय विलयन में घोलने पर क्या प्राप्त हो? हाइड्रोजन धन आयन। उसे हम क्या बोलेंगे? अम्लीय पदार्थ कहते हैं। और एक एग्जांपल हम दिखाएं आपको, HNO3। क्या बाबू? HNO3। अगर आपने इसको घोल दिया तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हाइड्रोजन प्लस NO2, ठीक है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा हो जाएगा HNO3, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। चलिए, HNO3, यहां हमारा हाइड्रोजन एक है, एक इधर भी हाइड्रोजन एक है। अब यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 3 परमाणु यहां है। कितने हैं? 3 परमाणु। यहां कितने हैं? 2 परमाणु हैं। तो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे होगा? या तो ये 3 देगा, कितना देगा? 3 देगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है। क्या है? नाइट्रिक अम्ल को अगर जलीय विलयन में घोलोगे तो हाइड्रोजन धन आयन और ये नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, देखो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होगा। समझ ना? हाँ, तो ये हमारा अम्ल का हो गया। समझ रहा? हाँ, इसमें माइनस होगा, ये तो माइनस रहेगा ये, ठीक है ना।
हाँ, इसके बाद हमारा जो है वो क्षार है। क्या है? क्षार। तो क्षार को अगर हम बात करें, अम्लों के रासायनिक गुण, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये ना बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के रासायनिक गुण। उसमें पहला हेडिंग डालेंगे धातुओं से अपक्रिया। पहला हेडिंग क्या रहेगा? धातुओं से अपक्रिया। लिखिए, देखो, जब अम्ल को धातु से अपक्रिया कराया जाता है, धातु से अपक्रिया कराया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या मुक्त करेगा बाबू? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। मतलब हमने Zn ले लिया। धातु कौन कौन से हो सकते हैं? लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब हमारे क्या है? धातु है। हमने जिंक ले लिया, जिंक को किसी रिएक्शन करा दिया? H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। किससे क्रिया करा दिया? सल्फ्यूरिक अम्ल। और जैसे इस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे लाला, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? जिंक सल्फेट। क्या बना देगा? जिंक सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा? जिंक सल्फेट बना देगा। और प्लस ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। क्या कर देगा? मुक्त करेगा। मतलब हमारा ये एक उद्देश्य है कि जब आप अम्ल को धातुओं से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको? हाइड्रोजन गैस। क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। इसका नाम जिंक, इसका नाम क्या है? जिंक है। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नंबर दूसरा लिखिएगा। नंबर दूसरा देखो, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया। क्या हो गया? ये भी तो एक धातु है ना। मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे? H2SO4 से क्रिया करा देते हैं, तो ये क्या बना लेता है? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बना लेगा? मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। देखो, मैंने मैग्नीशियम के माध्यम से हाइड्रोजन को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। इसको विस्थापन अपक्रिया भी कह सकते हो। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित करके स्वयं बनाया मैग्नीशियम सल्फेट। और प्लस यहां क्या मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो ये हमारा अम्लों के रासायनिक गुण हो गया। ठीक है, पहला कि जब वो धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है ना, इसको लिख लो। नंबर दूसरा एडिंग डालेंगे धातु कार्बोनेटों से अपक्रिया। कार्बोनेटे क्या लिखा जी? हाँ, धातु कार्बोनेटों। हाँ, अब दूसरा लिखेंगे धातु कार्बोनेट से अपक्रिया। मतलब इस बार अम्ल को धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कराना है। पिछले वाले प्रॉपर्टीज में अम्लों किससे अपक्रिया कराए थे? केवल धातु से। अम्ल को धातु से क्रिया कराए थे, लेकिन इस बार धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कराना है। तो कोई भी धातु कार्बोनेट, मतलब धातु सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोई भी हो, है ना, तो हम क्या ले सकते हैं? चलिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम धातु और CO3 कार्बोनेट, इसलिए बोला जाता है धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट को किससे अपक्रिया करा देंगे बताओ? अम्ल से। तो अम्ल मैंने क्या ले लिया? HCl ले लिया।
अब ये रिएक्शन जैसे हम कराएंगे, क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या करेगा, हमको क्या प्राप्त करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यहां बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा, NaCl। मतलब सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ अब रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O क्या देगा, H2O। अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा। क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान देना कि जब आप अम्ल को धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कराते हैं तो हमेशा हमको क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान देना। पिछले वाले गुण में हम लोग पढ़े थे कि जब अम्ल को किसी केवल धातु से क्रिया कराते हैं तो वो हाइड्रोजन मुक्त करता है, लेकिन जब आप अम्ल को धातु की कार्बोनेटों से आप अपक्रिया कराओगे तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा गैस है, इसको भी लिख लीजिएगा, समझाया। चलिए और कोई कार्बोनेट का ले लेते हैं, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हम कोई भी अम्ल ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, H2SO4। और जैसे H2SO4 से हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट। मतलब ये जो है कैल्शियम हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। और प्लस क्या देगा हमको, H2O। क्या देगा, H2O जल। अब प्लस क्या प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त होगा। ये ध्यान देना, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इसको धातु कार्बोनेट भी बोल सकते हो। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है और ये हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ कैल्शियम सल्फेट बनाएगा प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये ध्यान देना। हो गया, चलिए हो गया। तो अब आगे लिखिए। इस बार हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसका, लिख लो, देखो जब अम्ल को धातु कार्बोनेट से, जब अम्ल को धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कराई जाती है, तो हो गया, लवण और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। इसको नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नीचे लिख करके हेडिंग डालेंगे आप, धातु ऑक्साइडों से क्रिया। तीसरा हमारा है कि अम्ल को धातु ऑक्साइड से क्रिया, धातु साइड से क्रिया। समझ रहा कि नहीं आ रहा है, अम्ल को धातु ऑक्साइड से क्या कराना बाबू, क्रिया कराना है ना। हाँ, अम्ल को धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड, धातु का मतलब सोडियम पोटेशियम कॉपर सब हो जाएंगे, ऑक्साइड मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो वो धातु ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे Cu भी हो सकता है और CaO भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, चलिए लिखिए इसके बारे में। देखो जब धातु ऑक्साइड को
अम्ल से अपक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। लवण और जल प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड ले लिया, किससे अपक्रिया कराना बाबू? अम्ल से। तो क्या प्राप्त होगा? लवण और जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? लवण और जल। तो धातु ऑक्साइड मतलब क्या हो जाएगा? CuO प्लस अम्ल क्या हो जाएगा? कोई भी आप अम्ल ले लीजिए। अगर धातु ऑक्साइड मतलब कोई भी धातु हो, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, कोई भी हो, उसमें ऑक्सीजन जोड़ेगा तो वो धातु ऑक्साइड होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा CuO। अगर धातु ऑक्साइड को किससे अपक्रिया करा देते हो? अम्ल से। तो अम्ल से मतलब यहाँ हमने HCl ले लिया। जैसे आप अम्ल से क्रिया कराओगे, मैंने HCl अम्ल ले लिया यहाँ, तो ये क्या बना लेगा? कॉपर क्लोराइड। क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड, CuCl2 हो जाएगा। क्या बना लेगा? कॉपर क्लोराइड। CuCl भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CuCl भी लिख सकते हो, CuCl2 भी लिख सकते हो। और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ करके क्या बना लेगा? जल बना लेगा। क्या बना लेगा? मतलब लवण और जल प्राप्त होंगे। जब आप धातु ऑक्साइड को अम्ल से क्रिया कराएंगे तो धातु क्या नाम है? लवण और जल प्राप्त होगा। इसको नीचे लिख लीजिएगा। इसका नाम कॉपर ऑक्साइड, इसको कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक भी बोल सकते हो, क्योंकि कॉपर पे दो धनायन बनेंगे। जैसे धनायन, दो धनायन और एक धनायन दोनों बना सकता है। तो जो धनायनों की संख्या कम होती है जिस पर, वो क्यूप्रस होता है, और जिस पे ज्यादा होती है वो क्यूप्रिक होता है। देखो, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक भी दे सकता है। तो इसलिए ऑक्सीजन को कितना चाहिए? तो कॉपर कितना देगा? 2 देगा। इसलिए इसको क्या बोला जा सकता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, या कॉपर ऑक्साइड भी बोल सकते, कोई नहीं दिक्कत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। और ये क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड। क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड बनाएगा। या इसको भी कह सकते हो क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या बनाएगा? H2O। क्या बनाएगा? मतलब जल। समझा रहा ना? हाँ, इसको लिख लो। अगर हम यहाँ क्या ले लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, तो ये बनाएगा, क्या बना लेगा मुझे बताओ? Ca। कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक से क्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? ये विस्थापित करेगा। तो क्या बना लेगा? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 प्लस ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? H2O, जल बना लेगा। समझ रहा ना? तो इस तरह से इसको करना है। तो हमने गुण पढ़ लिया, रासायनिक गुण। अब हम लोग अम्लों के उपयोग पढ़ेंगे। लिख लो इसको जल्दी से। देखो, नंबर 1, देखो कई प्रकार के अम्ल हैं, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सबका अलग अलग यूज होता है। समझ रहे ना? तो नंबर 1 लिखिए। देखो, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना तथा चांदी के शोधन में, नंबर दूसरा
हो गया। देखिए, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक विस्फोट, अभी मारेंगे भी, उर्वरक विस्फोटक, कामा करके लिखिएगा, हो गया, रंग आदि के निर्माण में। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक, कामा विस्फोटक, कामा रंग के निर्माण में। नंबर तीसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हो गया लेड बैटरियों में, लेड बैटरियों में, हाँ, लेड बैटरियों में विद्युत अपघट्ट के रूप में, विद्युत अपघट्ट के रूप में। नंबर तीसरा, चौथा ना, लिखो लिखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, डायरेक्ट लिख लीजिए HCl। HCl का उपयोग वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में किया जाता है, कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। ठीक है, हाँ, हेडिंग डाल लेंगे, क्षार, हो गया, क्षार के रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण।